Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. The extract is the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. मतलब कि जो पोएट है वो किसी रोड से गुजर रहे थे और वहां पर कुछ पेड़ लगे हुए थे, उसमें से एक था हेमलॉक ट्री. राइट. सो उस हेमलॉक ट्री पर एक क्रो आकर बैठा जिस समय पोएट निकल रहा था उस पेड़ के नीचे से, और जैसे ही वो वापस उड़कर कहीं और जाने लगा तो उसके उस पेड़ के हिलने से जो डस्ट ऑफ स्नो है, मतलब स्नो के जो कुछ पार्टिकल्स पेड़ पर अवेलेबल थे, वो पोएट के ऊपर गिर गए. So here the key concept for the whole extract is the poet, crow and the hemlock tree. मतलब यहाँ पे सारी चीजें जो रिवॉल्व अराउंड कर रही हैं वो है पोएट, क्रो और हेमलॉक ट्री के ऊपर. लेट्स रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट. नंबर 1, वेयर वाज द क्रो पर्च्ड? नंबर 2, हाउ डिड द क्रो शेक ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री? नंबर 3, हु डज मी स्टैंड फॉर इन व्हाट काइंड ऑफ मूड इज ही? Number 4, what do you understand by dust of snow? Let's solve these 4 questions first and then we'll move on forward for these 3 questions and then with the 4 questions. We'll solve these 4 questions first. Then we'll move on to these 3 questions and then to these 4 objective questions. So, let's see the question number 1 first, which says, crow कहाँ पर आकर बैठ गया? Solution to this question is the crow was perched on a snow-covered hemlock tree in a forest. मतलब क्रो जो है वो उड़ते उड़ते आकर एक हेमलॉक ट्री पर बैठ गया जिसके ऊपर बहुत सारी स्नो थी और वो पेड़ एक फॉरेस्ट में था. क्वेश्चन नंबर 2, क्रो ने किस तरीके से उस हेमलॉक ट्री से स्नो गिराई? Solution to this question is the crow shook off the snow from the hemlock tree unintentionally in the course of flying off from there as it took off from a branch of a hemlock tree. It displayed the powdery snow scattering it all over the poet passing from under the tree. तो जो वो कौवा था वो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, तो जैसे ही वो उड़ने वाला था वापस कहीं और जाने के लिए, जो कि उसका एकदम अनइंटेंशन था कि वो किसी के ऊपर स्नो गिराए, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि पेड़ हिल गया और पेड़ के हिलने से जो हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर स्नो थी वो गिर गई और वो जो स्नो गिरी वो एकदम पाउडर फॉर्म में थी, मतलब तो उसके पार्टिकल्स जो थे वो पूरे बिखर गए नीचे. और नीचे कौन जा रहे थे? नीचे पोएट खड़े थे, तो उनके ऊपर पूरा स्नो गिर गया. क्वेश्चन नंबर 3, मी ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में किसके लिए यूज किया गया है और वो किस तरीके के मूड में थे? Solution to this question is me stands for the poet. He is an utterly dejected and somber mood. ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में मी जो है वो पोएट के लिए स्टैंड कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा उदास और एकदम दुखी मूड में थे. क्वेश्चन नंबर 4, डस्ट ऑफ स्नो से यहाँ पर क्या मतलब है? Solution to this question is dust of snow means the small particles of soft unsolidified snow. मतलब डस्ट ऑफ स्नो वो स्नो यहाँ पर बोला जा रहा है जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, सॉफ्ट हैं और वो एकदम अनसॉलिडिफाइड फॉर्म में है, एकदम पाउडर फॉर्म में है. लेट्स रीड ऑल द 3 क्वेश्चंस फर्स्ट. नंबर 1, व्हाट डज स्नो रिप्रेजेंट इन दिस स्टैंजा? Second, what are crow and hemlock tree usually symbolic of? Number 3, explain the imagery used in this stanza. So let's read question number 1 first, which says snow इस stanza में क्या represent कर रही है? Solution to this question is although snow generally symbolizes difficulties and
barrenness. In this stanza, snow represents nature. It is with snow falling on the narrator that he comes in contact with nature. हालांकि स्नो बर्फ जो है वो जनरली सिंबलाइज करती है डिफिकल्टीज को, बारनेस को, लेकिन इस स्टैंजा में स्नो जो है वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वो स्नो है जो पोएट के ऊपर गिरी है और पोएट को एकदम ऐसे लगा जैसे वो नेचर के कांटेक्ट में आ गए हों। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो किसके सिंबॉलिक हैं, मतलब वो किसके बराबर हैं। क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूजुअली सिंबॉलिक ऑफ द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। क्रो, इट इज नॉट अ स्वीट सिंगिंग बर्ड and is considered to be inauspicious, and hemlock is a poisonous tree symbolizing death. तो बच्चों, क्रो और हेमलॉक ट्री यूजुअली ना एक एकदम अनप्लीजेंट एस्पेक्ट से देखे जाते हैं नेचर के, मतलब उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। और क्रो जो है वो ना ही अच्छा और मधुर गाता है और ना ही वो अच्छा दिखता है, तो उसको इनऑस्पिशियस बोला गया है, मतलब कि जो शुभ नहीं है। और हेमलॉक जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, मतलब वो जहरीला पेड़ है जो डेथ को सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इस स्टैंजा में जो इमेजरी यूज की गई है, मतलब जो कल्पना यूज की गई है, उसको एक्सप्लेन करें। Solution to this question is the imagery used in this stanza is that of a winter landscape with a hemlock tree laden with snow and crow perched on its branches. तो यहाँ पर जो इमेजरी, मतलब क्या इमेजिनेशन यूज की गई है स्टेंजा में, वो ये है कि यहाँ पर एक विंटर का लैंडस्केप दिखाया गया है जिसमें एक हेमलॉक ट्री है जिसके ऊपर ढेर सारी स्नो है और जो क्रो है वो उसकी ब्रांचेस पर उड़कर आकर बैठ रहा है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हिच सेज द क्रो shook down on the poet a bit of. Question number 2, the crow was perched on a branch of. Number 3, the hemlock tree is usually. Number 4, the rhyme scheme of the stanza is. So, question number 1 says, कौवे ने पोएट के ऊपर bit of क्या डाला? So, solution to this question is option 3, that is snow. मतलब क्रो ने पोएट के ऊपर स्नो डाला। द क्रो वॉज पोस्ट ऑन अ ब्रांच ऑफ, क्रो जो है वो किसकी ब्रांच पर आकर बैठ गया, वो था हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, द हेमलॉक ट्री इज यूजुअली, हेमलॉक ट्री में क्या होता है यूजुअली, वो पॉइजनस होता है, हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है यूजुअली, दैट इज solution to this question is option number 4. Option number 4. Question number 4 says the rhyme scheme of the stanza is A B A B. Like so, the solution to all the objective questions are: number 1, the answer for the question A is option 3, that is snow. Solution to question number B is hemlock tree. Question C has answer option number 4, that is poisonous. Solution to question number D is AB AB, rhyming scheme. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.